स्टेट ऑफ मलाक्का है। स्टेट ऑफ मलाक्का पर 3 कंट्री है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। सिंगापुर आते आते स्टेट ऑफ तो पूरी दुनिया की मैप देखते हो वो पहले एक ही हुआ करते थे। मिलियंस ऑफ एगो ईयर पहले 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और 1608 में इंडिया में आते हैं परमानेंट तरीके से इंडिया में रह के इंडिया से ट्रेड करने के लिए। 1648 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पर इंडिया में मंगोल रूलर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर रूल कर रहा था। तो इसको मिलने के लिए 1650 को थॉमस और जेम्स जाते हैं और इसके साथ एक कमर्शियल ट्रीटी करते हैं। इस ट्रीटी में यह था कि देखिए अगर इस साल मौसम की वजह से फसल खराब हो जाए तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ही फसल देना पड़ता है जो आगे दिया था। 3 मार्च 1942 को अंडमान और निकोबार आइलैंड पर अटैक कर देते हैं और इसको खुद के अंदर ले लेते हैं। इंडिया से 1190 किलोमीटर दूरी पर बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडियन ओशियन और अंडमान ओशियन को सेपरेट करते हैं, ऊपर अंडमान से और नीचे निकोबार से। इसके बीच में 6 डिग्री सेल्सियस है। निकोबार आइलैंड्स और इंडोनेशिया की सुमात्रा आइलैंड इसके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस है। 150 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। इधर से शिप गुजरते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और निकोबार आइलैंड से 1239 किलोमीटर दूरी पर स्टेट ऑफ मलाक्का है। स्टेट ऑफ मलाक्का पर 3 कंट्री है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। सिंगापुर आते आते स्टेट ऑफ मलाक्का की डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर हो जाते हैं। इधर से पूरी दुनिया की 94,000 व्हीसल गुजरते हैं, यानी कि पूरी दुनिया की 30% ट्रेड। देखिए स्टेट ऑफ मलाक्का के नीचे स्टेट ऑफ सुंदा है, इससे ना के बराबर ट्रेड होते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड के इम्पोर्टेंट के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जो पूरी दुनिया की मैप देखते हो वो पहले एक ही हुआ करते थे। मिलियंस ऑफ एगो ईयर पहले टेक्टोनिक प्लेट आपस में मूव करने लगते हैं। इंडिया प्लेटू और यूरेशिया प्लेटू आपस में मूव करने लगते हैं, जिसके वजह से अफ्रीका की कुछ हिस्से टूटकर ऊपर मूव करते हैं और ये टकराते हैं। इसके टकराने से हिमालय की फॉर्मेशन होते हैं। इसके पैरेलल में यूरेशिया प्लेटू की सब डिविजन बर्मा प्लेटू और इंडिया प्लेटू भी आपस में टकराते हैं। ये टकराने से 836 आइलैंड के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड की फॉर्मेशन होते हैं और म्यांमार की अराकान माउंटेन की फॉर्मेशन होते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड से स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे खड़ी है। इधर से साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी मेंटेन होते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड में अगर इंडिया मिलिट्री बेस बना ले और पूरी चीज को नजर रखे तो इससे सैन्य की दिक्कत आ सकती है और साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर भी इंडिया नजर रख सकते हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड को रिफ्यूलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें मेनलैंड इंडिया में क्या हो रहा था इसके बारे में जानना पड़ेगा। इंडिया की हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर, मंगोल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में हर किसी को पता था। 9th सेंचुरी में इंडिया में पल्लव, प्रतिहारास और कन्नूज ये सारा एम्पायर था और इस एम्पायर ने खुद के एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जगह पे जाके वॉर करते थे और खुद के एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करते थे। इसके पांड्या और प्रतिहारा भी खुद के एम्पायर को बिल्ड करने के लिए एक दूसरी टेरिटरी में जाके वॉर करते थे और खुद के एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करते थे। इस टाइम पर अंडमान और निकोबार आइलैंड में मेनलैंड इंडिया से कोई भी रूलर जाके इधर ऑक्युपाई करने के बारे में नहीं सोचते हैं कि 2 पावरफुल रूलर्स राजा सोला और राजेंद्र सोला अपने एम्पायर को इंडिया की बाहर भी एक्सपेंशन करने के लिए सोचते हैं। अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अनुराधापुरम किंगडम पर अटैक कर देते हैं जो श्रीलंका है और लक्षद्वीप पर भी इन्वेशन करके खुद के कंट्रोल में ले आते हैं। इसके डेथ के बाद 1014 में राजेंद्र सोला इसका बेटे एम्पायर में बैठते हैं और इसने भी अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाया था। देखिए पूरी दुनिया की 90% ट्रेड सी रूट से होते हैं। वो अब नहीं, वो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन पहले जो शिप है ये ऊंट की बनी होती है जिसके कारण इसको ऑयल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो शिप है इसके जो वर्कर है इसको खाना पीना खाने के लिए इसको बार बार रिफिलिंग की जरूरत होती है। देखिए मिडिल ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया तक जो ट्रेड होते हैं इसके बीच में इंडिया आते हैं, तो जो शिप है ये इंडिया में रुकते हैं जिसके कारण इंडिया की प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, कॉटन, रॉ मटेरियल, मसाला इसके ट्रेड होते हैं।
लेकिन ईयर्स बाय ईयर्स जो शिप है ये बड़ी बनने लगते हैं, जिसके कारण इंडिया में ना रुककर भी साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हैं। मत देखिए, मिडिल ईस्ट से जो शिप निकलते हैं ये पहले इंडिया में रुकती थी, इसके बाद वो साउथ ईस्ट एशिया में चली जाती, लेकिन जब शिप बड़ी बनती है तो मिडिल ईस्ट से सीधा साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं। इसमें जो इंडिया की मार्केट है एक कोलैप्स हो जाते हैं। इसके बाद राजेंद्र चोला सीधा साउथ ईस्ट एशिया कंट्री पर भी अटैक करने के बारे में सोचते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इस टाइम पर श्रीविजय एम्पायर रूल कर रहा था, तो श्रीविजय एम्पायर की जो रूलर थे इसके साथ भी राजेंद्र चोला की दुश्मनी थी, जिसके कारण 129 ईयर में मलेशिया पर इन्वेशन कर देते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इस हर कंट्री में इन्वेशन करके एक खुद के कंट्रोल में ले देते हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलिट्री बेस बनाते हैं। देखिए, ये पूरी साउथ ईस्ट एशिया में अटैक किए यही नहीं, पूरी इंडिया की जो कोस्टल लाइन है इस पर भी अटैक करते हैं और इसको भी खुद के अंदर में ले आते हैं। ये राजेंद्र चोला ने पहली इंडिया की नेवी बना दिया। इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए कलिकत में आते हैं और इंडिया की मछलीपट्टनम में ट्रेड करके वो चले जाते हैं। इस टाइम पर कोई भी इंडिया में आने के बारे में नहीं सोचते थे। वास्को डी गामा आने के बाद यूरोप की मल्टीपल मर्चेंट्स इंडिया में आते हैं और ये इंडिया से ट्रेड करते थे। कोई भी परमानेंट तरीके से इंडिया में रह के ट्रेड करने की बारे में नहीं सोचते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और 1608 में इंडिया में आते हैं परमानेंट तरीके से इंडिया में रह के इंडिया से ट्रेड करने के लिए। इसके बाद 1602 में डाक ईस्ट इंडिया कंपनी बनते हैं। इसके पैरेलल में 17 मार्च 1660 को डेनमार्क में किंग क्रिस्टियन फोर्ड ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए और 1620 में इंडिया में आते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी तमिलनाडु के ट्रंकोबर में खुद के कॉलोनी बनाने के बारे में सोचते हैं। इस टाइम पर ऑलरेडी पोर्टुगीज ट्रंकोबर में था, तो इसके बीच लड़ाई हो जाते हैं जिसमें डेनिश कंपनी जीत जाते हैं और डेनिश खुद के कॉलोनी ट्रंकोबर में बनाते हैं। इसके बाद पोलीगोट, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, सेंसुरा इस पर भी कॉलोनी बनाते हैं। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में तो आ गया था, लेकिन यूरोप में ये मल्टीपल वॉर में फंस गया था। 3 years old टार्स्टनसन और ये सारा वॉर में फंस गया था, जिसके कारण 1648 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो जाते हैं। 1670 में सेकेंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। इसके बाद 1 जनवरी 1756 में अंडमान और निकोबार आइलैंड को खुद के कॉलोनी बनाने के बारे में सोचते हैं और निकोबार आइलैंड को फ्यूचर डेनमार्क के बारे में सोचते हैं। इसके लिए इसका नाम न्यू डेनमार्क रख दिया था। इसमें डेनिश लोग की सेटलमेंट, इंडस्ट्री और डेनिश लोग की रहने की हर सारा चीज करते हैं, लेकिन अंडमान और निकोबार आइलैंड में मलेरिया क्राइसिस आ जाते हैं, जिसके कारण जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्लान था ये फेल हो जाते हैं। 1868 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडमान और निकोबार आइलैंड को ब्रिटिश के आगे सेल कर देते हैं। हमें थोड़ा ब्रिटिश की कहानी को भी समझना पड़ेगा। 1600 में ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था और 1608 में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत पोर्ट में आते हैं। 9 में मछलीपट्टनम से आंध्र कोस्ट में फैक्ट्री लगाते हैं। तो इस टाइम पर इंडिया में मंगोल रूलर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर रूल कर रहा था, तो इसको मिलने के लिए 1650 को थॉमस और जेम्स जाते हैं और इसके साथ एक कमर्शियल ट्रीटी करते हैं। इस ट्रीटी में यह था कि इंडिया में फैक्ट्री लगाएगा और इंडिया की जो रॉ मटेरियल है इसको इंग्लैंड ले जाया जाएगा। सूरत के आसपास वाले इलाके में फैक्ट्री लगाते हैं। तो क्या ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स लगा के पोर्टुगीज और स्पेन को इंडिया से भगा देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी इंडिया में एक्सपेंशन करते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया का गोल सिंपल था कि इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड में ले जाया जाएगा, इस पे सामान बना के पूरी दुनिया में सेल करेगा लग्जरी दाम में और इंडिया के जो रॉ मटेरियल है सस्ते दाम में खरीदेगी। ब्रिटिश समुद्र से इंडिया में आते थे और समुद्र से ही इसको ब्रिटिश जाना पड़ते हैं, लेकिन जो शिप आते हैं इसको रुकने के लिए अच्छे पोर्ट नहीं था इंडिया में, तो ब्रिटिश बहुत सारा पोर्ट बनाते हैं ताकि रॉ मटेरियल को इजिली पोर्ट तक ले आ सकते हैं, लेकिन इसको पोर्ट नहीं फोर्ट कहते हैं। फोर्ट विलियम, फोर्ट जॉर्ज और बेंगल कोस्ट बनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मंगोल के साथ ट्रेड को बढ़ा रहा था।
1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट कुछ हिस्से खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं, जैसे बंगाल प्रोविंस। विलियम बोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में काम करता था। इसको भी एक कंपनी बनाना था, क्योंकि इसको भी इंडिया को खुद के कॉलोनी बनाना था, तो इसके लिए इसको एक कंट्री की जरूरत होगी। देखिए, एक कंपनी बनाना इतना आसान नहीं था, इसको एक कंट्री की जरूरत होगी। कंट्री के नाम पर ही एक कंपनी बना सकते हैं, तो इसके लिए इसका जो प्लान है ये थोड़ा देर के लिए स्टॉप होते हैं। 1770 ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर कर देते हैं, तो विलियम बोल्ट को एक मौका मिलते है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। 1778 में ऑस्ट्रेलिया ईस्ट इंडिया कंपनी बना देते हैं। देखिए, इस टाइम पर इंडिया की मेनलैंड में ब्रिटिश इंडिया रूल करते थे और अंडमान और निकोबार आइलैंड में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करते थे। तो विलियम बोल्ट मौका देख के अंडमान और निकोबार आइलैंड में अटैक कर देते हैं। देखते देखते ही 12 जुलाई आते आते 24 आइलैंड खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं। देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परमानेंट कॉलोनी ट्रांकोबार तमिलनाडु में था, तो इससे एक बहुत बड़ी रिटेलिएट में अटैक कर देते हैं और 1783 में एक खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड को। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस चलना पड़ते हैं। विलियम बोल्ट की जो सपना था एक खत्म हो जाते हैं। 1789 को रॉयल इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट आर्चिबल्ड ब्लेयर्स अंडमान और निकोबार आइलैंड की सिथम आइलैंड पर एक नेवल बेस बनाते हैं। देखिए, मेनलैंड इंडिया में कुछ दंगे और प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तो इसके प्रिजनर्स को अंडमान और निकोबार आइलैंड के जेल में बंदी बनाते हैं। इसके लिए समुद्री पार करना पड़ते हैं। हिंदू रीति रिवाज में जो समुद्री पार होते हैं इसको अशुद्धि काला माने जाते हैं, जिसके कारण प्रिजनर की जब छुट्टी खत्म होकर इंडिया में आ जाती है तब इसका बात तक नहीं सुना जाती है, क्योंकि ये काले हो गया है, ये बोला जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया को खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं, तो इसके बाद बहुत सारा गलत मूव लेते हैं, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया छोड़ना पड़ते हैं। देखिए, अगर इस साल मौसम की वजह से फसल खराब हो जाए तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ही फसल देना पड़ते है जो आगे दिया था, जिसके वजह से जो किसान है इसको भूखमरी दिखाई देते हैं। अगर फसल दे भी देते हैं तो भी किसान को दिक्कत आते हैं, अगर फसल नहीं देते हैं तो भी किसान को दिक्कत आते हैं। इसलिए क्या करते हैं, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सोवरेनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट कर देते हैं। इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 करके मिल जाएगा, आप यूट्यूब और गूगल सर्च करके देख लेना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स लगाते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज और प्रिजनर से इसको अरेस्ट कर करके अंडमान और निकोबार आइलैंड में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद जो प्रोटेस्ट थे एक कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड से कनेक्टिविटी करना इतना आसान नहीं था, इसके लिए समुद्र पार करना पड़ते हैं। और इस टाइम पर जो कनेक्टिविटी के लिए जो इंटरनेट है ये सारा चीज भी नहीं था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में खुद के कॉलोनी बनाते हैं। देखिए, इस टाइम पर अंडमान और निकोबार आइलैंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सेल कर देते हैं कॉलोनी बनाने के लिए। तो इस टाइम पर जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये वर्क कर करके इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये बिगड़ जाते हैं। इसके वजह से 1869 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अंडमान और निकोबार आइलैंड सेल कर देते हैं। देखिए, ब्रिटिश को अंडमान और निकोबार आइलैंड मिल गया था, तो इसके बाद ब्रिटिश क्या करते हैं, इस बार एक जेल बनाते हैं जो डेडलिएस्ट जेल में गिना जाते हैं। तो इसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, प्रिजनर है, इससे इसको जेल बनाते हैं। इस जेल का नाम सेलुलर जेल है, लेकिन इंडियन ने इसको काला पानी जेल कहते हैं। इसमें जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ते हैं। मैंने पहले कहा था काला क्यों कहते हैं इंडियन लोग इसको। 23 मार्च 1942 को अंडमान और निकोबार आइलैंड पर अटैक कर देते हैं और इसको खुद के अंदर ले लेते हैं। देखिए, अंडमान और निकोबार आइलैंड ब्रिटिश इंडिया के पास था, तो ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पार्ट था, तो ये यूरोप में ज्यादा फोकस करते हैं। जापान इसको अटैक करके इसको खुद के अंदर में ले लेते हैं। देखिए, मेनलैंड इंडिया में ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहा था, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड पर भी ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहा था। तो ब्रिटिश इंडिया अंडमान और निकोबार आइलैंड को खो देते हैं और इसको जापान ले लेते हैं। जब मेनलैंड इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहा था तब अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिपेंडेंट हो गया था। तो ये सारा चीज के लिए हमें सुभाष चंद्र बोस की कहानी को जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा।